Hello everyone. So let us start with another theorem of probability, that is multiplicative theorem. But before making you understand what is multiplicative theorem, first of all we need to learn some terms. हमें कुछ terms learn करनी होंगी. मेन इसके अंदर जो मेन टर्म है हमारी मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम में इंडिपेंडेंट इवेंट्स और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा, आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. बट जानबूझकर मैंने दोनों टर्मिनोलॉजीज यहां लिखी सो दैट इट कैन गिव यू अ फेमिलियर एंड यू कैन से बेटर अप्रोच टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव, जैसे एडिशन में हम लोग जनरली फॉर्मूलेज हमने सीख के एडिशन कर रहे थे. मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम में वी विल मल्टीप्लाई बट द फॉर्मूलाज वुड बी चेंज. तो पहली टर्म जो मैं इसमें भी डिस्कस करना चाह रहा हूं आपके साथ, दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट. इसके बाद मैं आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मीनिंग बताऊंगा. देखिए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब क्या है, यही हमारा मेन है इस वीडियो में. टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ ईदर ऑफ देम डज नॉट अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द अदर. तो कहते हैं दो या दो से ज्यादा इवेंट इंडिपेंडेंट तब होंगे जब किसी इवेंट की अकरेंस या नॉन अकरेंस, या वो अकर होगा या वो नहीं अकर होगा, वो दूसरे की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता. उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स. तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स मींस किसी भी एक इवेंट की अकरेंस या नॉन अकरेंस दूसरे इवेंट की अकरेंस और नॉन अकरेंस को अफेक्ट नहीं करती, तो उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इसके एग्जाम्पल है, if we draw a card from a deck of 52 playing cards, जैसे ताश के पत्ते 52 playing cards, then the result of second draw is independent of the first draw. कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 52 कार्ड्स थे, मैंने कोई एक कार्ड निकाला, तो वो कार्ड कुछ भी आया हो, उसके बाद मैंने सेकंड कार्ड ड्रॉ किया, तो उस केस में फर्स्ट कार्ड पे वो डिपेंडेंट नहीं होगा. तो इसीलिए ये लोग ये इवेंट क्या हो गए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स. लेकिन however if the first card drawn is not replaced, then the second draw is dependent of the first draw. तो कहने का मतलब क्या है कि जो 52 कार्ड्स थे, अगर उसमें से मैंने कोई भी एक कार्ड निकाला, ठीक है, मान लीजिए वो आया 13 ऑफ डायमंड. 13 ऑफ डायमंड मींस लेट्स से हम उसको के बोल सकते हैं, या के ऑफ डायमंड बोल दो आप, या क्वीन ऑफ डायमंड, कुछ भी बोल सकते हो. जैसे 4 ताश के पत्ते हमारे अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं. तो अगर मैंने वो कार्ड आया, मैंने उसको दोबारा डेक ऑफ कार्ड में डाल दिया, तो अगेन वो 52 कार्ड्स बन गए. तो मैं उसके बाद कोई रैंडमली कोई और कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं, तब तक वो इवेंट इंडिपेंडेंट होगा. लेकिन मैंने एक कार्ड निकाला, उसको साइड में रख दिया, फिर मैं दूसरा कार्ड निकाल रहा हूं, तो उस केस में एक कार्ड कम हो गया है, तो उस केस में वो जो इवेंट है वो डिपेंडेंट हो जाएगा, बिकॉज उसमें पूरे कार्ड्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली एक कैटेगरी ऑफ कार्ड उसमें कम होगा, तो उस केस में वो डिपेंडेंट होगा, अदरवाइज वो इंडिपेंडेंट ही रहेगा. तो आपको सिंपल याद रखना है, जब एक इवेंट की अकरेंस या नॉन अकरेंस दूसरे की अकरेंस को अफेक्ट नहीं करती. ठीक है, तो मेन हमारा यही है. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मैं सिर्फ आपको मतलब बताया था. लेट्स से हमारे पास दो इवेंट्स होते हैं, ए और बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन 0. ये मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा. बट इसका मतलब क्या होता है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए अकर्स एज्यूमिंग. अब हम ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि इवेंट ए अकर होगा एज्यूमिंग कि इवेंट बी ऑलरेडी अकर हो चुका है. इसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी. गिवन बी मतलब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो ए के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो ये मैंने आपको सिर्फ मीनिंग बताया जस्ट टू गेट फैमिलियर. बट हमारा अभी जो इस वीडियो में काम है, दैट इज फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जहां पर एक इवेंट की अकरेंस और नॉन अकरेंस दूसरे की अकरेंस को अफेक्ट नहीं करती, तो उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलेंगे. तो लेट अस रीड आउट द फॉर्मूलाज. So you can see how to calculate probability in case of independent events. तो independent events का मीनिंग मैंने आपको बताया. अब आपको अगेन, जैसे मैंने आपको एडिशन थ्योरम में बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे, इसमें भी हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी. दोनों अकर होंगे,
तो ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पर म्यूचुअली नॉन म्यूचुअली नहीं है, यहाँ पर हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स की ही निकाल रहे हैं। अगर दोनों अक्कर होंगे तो सिंपल दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों नॉन अक्कर होंगे तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, मैंने बताया था नॉन की केस में नॉट लिखते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, तो दोनों की नॉट वाली प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए बट नॉट बी, तो मैंने आपको बताया था नॉट जो भी होगा उसके ऊपर बार आ जाता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये क्या नॉट बी क्या है, मैं कहता हूं कि मान लीजिए हमारे पास लेट्स से डाइस है, तो मैं कहता हूं 1 आने के क्या चांसेस है। एक डाइस मैंने रोल किया, तो डाइस रोल किया तो 4 आने के क्या चांसेस है भाई। डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं कहता हूँ 1/6, क्योंकि एक ही नंबर है 4, तो 1/6। तो ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/6। तो नॉट का मतलब होता है जो नहीं आ सकता, आएगा तो 1/6, नॉट केस में क्या हो गया 5/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी नॉट ए, तो नॉट ए हो गया, तो अगेन ए के ऊपर बार, नॉट बी, तो सेम फॉर्मूला, जिसके ऊपर नॉट होगा उसके ऊपर बार आ जाएगा, बस हमें मल्टीप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये 5th पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक कम से कम एक हो, तो जब भी हमने बोला था ए एक के बारे में बात करेंगे, तो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, 1 माइनस जो दोनों नहीं है उसको माइनस कर दिया नॉट वाले, या 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 इवेंट, तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए यूनियन नॉट बी, तो 1 माइनस दिस, ये आप सिंपल फॉर्मूला लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ ओनली 1 इवेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर ये 5th और 6th पॉइंट थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो अकरेंस ऑफ ओनली 1 इवेंट, तो या तो क्या होगा, या तो ए अक्कर होगा बी नहीं होगा, या ए नहीं अक्कर होगा बी अक्कर होगा, तो उसमें दोनों के अलग अलग फॉर्मूले। ए नॉट बी, ये रहा ए नॉट बी, तो क्या फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, तो ये लिख दिया। यहां पर क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी, तो ये रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू बी, ठीक है। तो फॉर्मूले को आपको वैल्यूएट करना पड़ेगा। ये जो हमने यहां लिखा भाई ओनली 1 इवेंट, या तो ए आएगा या बी आएगा, तो ए आएगा तो क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी। अब हो सकता है ए ना आए सिर्फ बी आए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए बी, तो उसके फॉर्मूले हमने ऊपर से उतार के यहां लिख दिए, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूले थोड़े बाय हार्ट लर्न करने पड़ेंगे, पर क्वेश्चन में मैं आपको क्लियर करूंगा कि हम ये कैसे यूज करेंगे। लेट अस स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। A class consists of 80 students, 25 of them are girls, 55 are boys, 10 of them are rich and the remaining are poor. 20 of them have fair complexion. What is the probability of selecting a fair, complex, rich girl? Rich girl. तो अब हमें निकालना है भाई, हमारे पास 80 स्टूडेंट्स हैं, तो हमें गर्ल के बारे में बात कर रहा, बॉयज के बारे में बात ही नहीं कर रहा वो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम लोग पहले ये चेक करेंगे कि हमारे क्या क्या इसमें पॉइंट्स होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इवेंट्स को डिफाइन करते हैं इसके अंदर। लेट्स से हमारे 3 इवेंट होंगे यहाँ पे, जबकि हमने फॉर्मूले 2 के लिए पढ़े, तो 3 इवेंट होंगे। पहला इवेंट क्या है, हमें प्रोबेबिलिटी करनी है कि सिलेक्टिंग अ फेयर कॉम्प्लेक्स गर्ल, तो हम करेंगे सिलेक्टिंग अ फेयर कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट गर्ल। अभी हम क्योंकि बॉयज और गर्ल दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, तो हम अलग अलग लिखेंगे। सेकंड क्या है, रिच स्टूडेंट होना चाहिए, तो सेकंड इवेंट हमारा हो गया रिच स्टूडेंट। और थर्ड क्या है, सिलेक्टिंग अ गर्ल नॉट बॉय, क्योंकि ये तो दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, सिलेक्टिंग अ गर्ल। तो ये तीनों इवेंट हो गए हमारे, जिसके अंदर एक इवेंट है कि हमें फेयर कॉम्प्लेक्स स्टूडेंट चाहिए, सेकंड वो रिच भी होना चाहिए, और थर्ड गर्ल होनी चाहिए। अब आप बताइए क्या ये तीनों इवेंट डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, कि लड़की है तो सुंदर होगी
या फेयर कलर की होगी, ऐसा नहीं है। तो ये इवेंट हमारे जो हैं ये क्या है, दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये एक दूसरे से पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो जब भी इंडिपेंडेंट होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अब देखिए यहां पे सिलेक्टिंग अ फेयर स्टूडेंट, तो कितने हैं फेयर टोटल, 20 आउट ऑफ कितने, 80 स्टूडेंट्स, तो 20 अपॉन 80। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, रिच स्टूडेंट, हाउ मेनी आर रिच, 10 ऑफ देम आर रिच आउट ऑफ 80। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, सिलेक्टिंग अ गर्ल, गर्ल्स आर हाउ मच, 25, तो 25 अपॉन 80। तो ये हमारा मिल गया पॉइंट, ये तीनों हमारा आ गया ए बी एंड सी। अगेन अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर से जो हमने रीड किया। अब देखिए ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब पहला केस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ ए एंड बी। तो अब यहां पर क्या है, 2 इवेंट नहीं है 3 इवेंट है, तो तीनों होने चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे हमने 2 के लिए फॉर्मूला पढ़ा, तो हम 3 के लिए क्या फॉर्मूला लिखेंगे, मैं आपको ये लिख के दिखाता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, 3 इवेंट हो गए। तो आंसर कैसे आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, मैं यही सॉल्व कर देता हूं आगे के लिए इजी हो। तो ये हो गया 20 अपॉन 80, तो इसको हम 1/4 कह सकते हैं। तो 1/4 इंटू ये 0 से 0 गया इंटू 1/8 और ये कटा 5/16 इंटू 5/16। तो हमारा कितना आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 5/512। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, दैट इज 5/512। अब ऊपर जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने 2 इवेंट्स के लिए पढ़ा था, लेकिन यहाँ इवेंट 3 हो गए और तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं। तो हमने फॉर्मूला क्या बनाया, हमने यहाँ लिखा था पी ए इंटरसेक्शन बी, ये लिखा था हमने। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वी हैव मल्टीप्लाइड ऑल 3। तो सिंपल हमने क्या करा कैलकुलेशन में, 20/80 था तो 1/4, 10/80 था तो 1/8 और 5 25 एंड 5 16 जा, तीनों को मल्टीप्लाई करा, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 5/512। ये मैंने यहीं पर थोड़ा सा इसलिए किया क्योंकि फिर नेक्स्ट पेज पे आपका उसमें लिंक टूट जाता, तो इट वुड बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये इंडिपेंडेंट का बेसिक क्वेश्चन था, बट आपको आना चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अ डिफरेंट क्वेश्चन। Let us understand with question number 2. A speaks truth in 60% of the cases, B in 70% of the cases. In what percentage of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? तो देखिए कॉन्ट्राडिक्ट वो जब करेंगे जब या तो एक सच बोल रहा होगा और एक झूठ बोल रहा होगा, तब उसमें से कोई भी हो सकता है, ए झूठ बोल रहा है बी सच बोल रहा है, या बी सच बोल रहा है ए झूठ बोल रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्ट तभी होगा। अगर वो सेम ही दोनों ही सच बोल रहे हैं या दोनों ही झूठ बोल रहे हैं तो कॉन्ट्राडिक्शन होगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें कैसे करेंगे, आप देखिए क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेट से अब यहां पर ए और बी तो ऑलरेडी गिवन है, तो हम बोलते हैं लेट E be the event when A speaks truth, ठीक है, and F be the event when B speaks truth। तो हमने 2 इवेंट क्रिएट कर लिए। अगर A सच बोलेगा तो E हो गया E इवेंट, और अगर बी सच बोलेगा तो एफ इवेंट हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की सच बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी, 60%, तो 60/100, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना हो गया, दैट इज 70/100।
अब जो नॉट का पॉइंट मैं आपको बता रहा था, देखिए ये तो उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई सच बोलने की, 60% मतलब 60/100, ठीक है। तो कौन से केसेस होंगे जब नॉट ई, नॉट मतलब जब वो सच नहीं बोलेगा, तो आपको पता है 1/60, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो 40/100, एज सिंपल एज दैट। आप सिंपल भी कर सकते हो कि अगर 60% सच बोल रहा है तो 40% गलत भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, जब एफ सच नहीं बोलेगा या बी सच नहीं बोलेगा, तो इस केस में 1/70 - 100, और आप सिंपल बोल सकते हो 30%, दैट इज 30/100। तो नॉट का मतलब हेयर क्या हुआ, जहां पर वो झूठ बोल सकते हैं दोनों। ये तो इनकी सच बोलने की प्रोबेबिलिटी थी, ये इनकी झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब देखिए वो कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। कॉन्ट्राडिक्ट कब होगा, देयर आर टू केसेस, देयर आर टू केसेस। या तो पहला केस क्या होगा, ए स्पीक्स ट्रुथ एंड बी लाई, और दूसरा क्या होगा, ए स्पीक्स लाई एंड बी स्पीक्स ट्रुथ। तो दोनों में से कोई ना कोई एक चीज तो करेगा, तो इट मींस एटलीस्ट वन ऑफ देम, यही होगा ना इस केस में। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक झूठ तो बोलेगा, तो ये हमारा कौन सा केस होगा, प्रोबेबिलिटी, ये मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैंने आपको टेबल बताया था उसमें से कौन सा केस होगा। आप चेक करेंगे तो केस नंबर 7 होगा। आप चेक करना जो आपने लिखा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली वन इवेंट, इसका मतलब ऑफ ओनली वन इवेंट, कोई एक इवेंट तो होगा, मतलब कोई एक इवेंट का मतलब क्या है, कोई दोनों में से एक तो झूठ बोलेगा। तो इसका फॉर्मूला आपको क्या बताया था, ये फॉर्मूला था इसका जो मैंने आपको वहां लिखवाया था, पी ए सच बोल रहा है, बी नहीं, ठीक है, प्लस पी ए, अब इस केस में क्या है, नॉट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग ट्रुथ नॉट बी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट स्पीकिंग ट्रुथ बी स्पीक ट्रुथ। इसका फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू probability of A into probability of not B, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस probability of not A into probability of B। ये जो सिंपल है, नॉट वाले पॉइंट मैंने आपको निकलवाई दिए हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ए की जगह ई एफ मान लेंगे हम इस केस में। तो बेसिकली आप इसको ये ऐसे इसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट ई एफ। तब हम पुट करते हैं ए की जगह वी विल एज्यूम ई। तो व्हाट इज इन दिस केस 60/100 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, तो नॉट बी मीन्स एफ के बारे में बात कर रहा है, 30/100, ये हो गया फर्स्ट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, जब ए झूठ बोल रहा है तो 40/100, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट इज 70, सॉरी इनटू है ये, इनटू 70/100। तो ये आ गया हमारे पास, यस सर नो। तो आप इस जीरो से जीरोस को कैंसिल कर दो, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 18/100, प्लस ये जीरोस से ये जीरोस कैंसिल कर दी तो 28/100। तो हमारा आंसर आएगा 46/100। इट मींस 46% ऐसे चांसेस हैं जहां पर वो झूठ बोल सकते हैं, दे आर लाइकली टू कॉन्ट्राडिक्ट। कितना आया 46%। सो मैं इंटरप्रिटेशन यहां लिख के दिखाता हूं आपको, 46% of the cases where they can
कॉन्ट्राडिक्ट। इंडिविजुअली ये 40%, ये 30%, लेकिन इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बोल रही है कि 46% ऐसे केसेस होंगे जहां पर ये लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। 46% केसेस वुड बी लाइक दैट वेयर दे कैन कॉन्ट्राडिक्ट। तो आपको ये याद रखना है, मैंने क्या यूज करा, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली वन इवेंट। ओनली वन इवेंट मतलब दोनों में से कोई एक तो झूठ बोलेगा ही, तो ओनली वन, तो दैट इज दिस पॉइंट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा मिलता जुलता है जो मैंने आपको भी एडिशन थ्योरम में भी बताया था पिछली वीडियो में, क्योंकि यहां पर भी ऑड, अगेंस्ट और फेवर है। ये मैंने आपको वहां एक्सप्लेन किया था कि जब भी अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमें ये रेशियो गिवन है 10:7, तो हम इस रेशियो को कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर अपॉन टोटल, अगेंस्ट के केस में, तो दैट इज 7/10। और फेवर के केस में हम नॉर्मल लिखते हैं। फेवर का क्या दिया हुआ है हमारे को, एंड ऑड इन फेवर ऑफ बी, तो बी के केस में क्या गिवन है, सेम प्रॉब्लम आर 15:12, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूमरेटर अपॉन टोटल, तो ये हो जाएगा 15/27। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं मैंने क्या करा है। The odd against A solving a problem are 10:7, अगेंस्ट होगा तो क्या होगा, and odd in favor of B solving the same problem are 15:12। तो कहने का मतलब मेरा क्या है, जब भी अगेंस्ट होता है, ये लिखा हुआ है 10:7, तो ये 10:7 की रेशियो गिवन है। तो अगेंस्ट के केस में जब भी ऑड अगेंस्ट होगा तो हम डिनोमिनेटर को ऊपर लिखते हैं, और इन दोनों के रेशियो में हमेशा टोटल नीचे आता है, तो टोटल को नीचे लिखते हैं। तो 7 ये 17 हो जाएगा, नॉट 10, इट वुड बी 17, क्योंकि 7 + 10। और जब फेवर में होगा तो हमारा न्यूमरेटर ऊपर आएगा और नीचे टोटल आएगा, तो ये हो गया 15/27। ठीक है, तो इट इज 15/27, ये आएगा 7 + 10। ठीक है, तो ये जो है हमारे दो इवेंट बन गए जहां पर ए प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट इज 7/17, और ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज 15/27। दिस इज फॉर ए एंड दिस इज फॉर बी। तो देखिए आपको मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 7/17, तो आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होगा, 1 - 7/17, तो ये हमारा आ जाएगा 10/17। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपके पास कितना है, 15/27, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ कितना हो जाएगा, 1 - 15/27, तो ये आपका आ जाएगा 12/27। ये हमारा आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं, इफ बोथ ऑफ देम ट्राई, what will be the what is the probability of both of them try, the problem will be solved। तो देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, कम से कम एक जने को तो सॉल्व करना चाहिए, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, तो हम इसके अंदर फॉर्मूला यूज करेंगे केस 5 जो मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया था आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट। भाई दोनों अगर मिलके दोनों ट्राई कर रहे हैं तो क्या चांसेस है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, या तो दोनों कर लेंगे या कोई एक करेगा। सो लेट अस फाइंड आउट। तो मैं इसके पहले पर फॉर्मूला आपको बता देता हूं यहाँ पे, ताकि हम नेक्स्ट पेज पे जाए तो उसको आपको इजी लगे। तो फॉर्मूला होगा P E यूनियन F इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E नॉट F,
ये आएगा हमारा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिए। तो आपने वहां क्या लिखा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई नॉट एफ नॉट। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई नॉट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट, जो मैंने वहां आपको बताया था। तो 1 माइनस हमने निकाल लिया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना है, 10/17 इंटू 12/27। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 120/27 इंटू 17, 459। आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलेगा 113/153। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, जब हमने एडिशन वाले में भी किया था, whenever you are using at least, why we are using at least, because both of them are trying। तो कम से कम हम एज्यूम करेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चाहे कोई एक जना करे या दोनों मिलकर करे, तो एटलीस्ट वाला फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे। सो दिस इज अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। सो लेट अस डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। ये क्वेश्चन जो है, ये हमारा जो हमने पीछे क्वेश्चन मतलब डिस्कस किया है उससे ही मिलता जुलता है। वहां पर दो जनों के बारे में बात हो रही थी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वी हैव 3 केसेस और 3 इवेंट्स। क्वेश्चन देखिए, अ प्रॉब्लम इन स्टैटिस्टिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स A, B and C whose chances of solving it are 1/2, 1/3 and 1/4 respectively। A के चांसेस हाफ है, B के चांसेस 1/3 है एंड C के चांसेस 1/4 है। What is the probability that the problem will be solved? What is the probability that only one of them will solve the problem correctly? तो 2 केसेस हो गए, बट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। It can come from 9 to 10 marks, but very important। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने इवेंट्स को डिफाइन करते हैं। लेट्स से जो हमारा इवेंट होता है हम ऐसे डिफाइन करेंगे, प्रॉब्लम, लेट्स से इवेंट ई। सबसे पहले मैं लिख देता हूं इवेंट ई, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय ए। तो हम सिंपल कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट इज 1/2 जो गिवन है हमें। इवेंट एफ, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय बी, तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/3। देन जी, थर्ड, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी दैट इज 1/4। तब हमें मिल गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1/2। तो आप बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना होगा, 1/2। 1 में से 1/2 गया, 1/2 बचेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट कितना होगा, 2/3। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ जी 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जी दैट इज 3/4। तो ये हमने बेसिक कैलकुलेशन अपनी सारी कर ली है। अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पे फॉर्मूला लगाने के। अब अगेन ये देखिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एटलीस्ट कोई तीनों में से कोई एक सॉल्व कर ले, या तो एक कर ले या दोनों कर ले या तीनों कर ले। तो हम, जैसे मैंने आपको वहां फॉर्मूला बताया था, तो सेम फॉर्मूला यहाँ बनेगा, बट यहाँ 3 केसेस हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ई यूनियन एफ यूनियन जी। एटलीस्ट के केस में हम यूनियन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नॉट ई नॉट एफ नॉट जी। इसका फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जी, तीनों का। और वो हम निकाल चुके हैं। 1 माइनस नॉट ई कितना है, 1/2, नॉट एफ कितना है, 2/3, और ये कितना है, 3/4। ये हमने वैल्यूज यहां से कॉपी कर ली। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल,
तो 1 माइनस 1/4, तो दैट इज 3/4। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। तो प्लीज रिमेंबर, या तो दोनों एक सॉल्व करे या एक से ज्यादा सॉल्व करे, तो एटलीस्ट का फॉर्मूला यूज होगा जब वो कह रहे हैं तीनों सॉल्व करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सॉल्व। नाउ लेट अस डिस्कस केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में देखिए क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ देम विल सॉल्व द प्रॉब्लम करेक्टली। अगर मैंने अभी आपको टेबल बताया था, टेबल में ये केस नंबर 7 होगा कि हम क्या प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि तीनों में से ओनली वन ऑफ देम, किसी एक ने ये प्रॉब्लम क्या होगी, सॉल्व की होगी। ऊपर किसका केस था, द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, ठीक है, तो एटलीस्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उस केस में हमारा ये था। अब सेकंड केस में हमारा क्या आएगा, दैट इज ओनली वन ऑफ देम हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। तो प्लीज रिमेंबर, या आप ये भी बोल सकते हो एग्जैक्टली वन ऑफ देम हैज सॉल्व द प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब क्या है, या तो ई करेगा या एफ करेगा या जी करेगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो इस केस में हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, वन ऑफ देम हैज सॉल्व द प्रॉब्लम, तो हम कैसे लिखेंगे इसको। अब देखिए फॉर्मूला के इंटरप्रिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पर मैंने आपको क्या समझाया था टेबल में। तो देखिए टेबल में मैं आपको दिखाता हूं, ये वाला केस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ओनली वन इवेंट, कि किसी एक ने करा होगा। तो क्या फॉर्मूला होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन नॉट बी प्लस ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि यहां पर हम क्या एज्यूम करें, ए ने सॉल्व किया, बी ने नहीं किया, प्लस ए ने नहीं किया, बी ने किया। तो क्या फॉर्मूला था, पी ए इंटू पी बी, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए इंटू नॉट बी। जहां पर नॉट है वहां नॉट आ जाएगा, अदर केस में मल्टीप्लाई होगा। अब इस केस में चेक कीजिए, ए नॉट बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिया इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, इस तरीके से लिया। लेकिन हमारे केस में 2 लोग नहीं है, 3 लोग हैं। तो दैट इज हमारे को फॉर्मूला कैसे लिखना पड़ेगा इस केस में, वी विल राइट लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट्स से पहले केस में हमने ई मान लिया, ई सॉल्व कर रहा है, एफ नहीं कर रहा, तो इंटरसेक्शन का साइन आता तो हमने, और जी भी नहीं कर रहा तो हमने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। प्लस अब मैं कह रहा हूं एफ ने सॉल्व किया, तो ई ने नहीं किया, एफ के ऊपर नहीं आएगा नॉट का साइन या बार जिसको हम बोलते हैं, बट जी ने भी नहीं किया। लास्ट केस में मैं कह रहा हूं ना ई ने सॉल्व किया ना एफ ने सॉल्व किया, सिर्फ जी ने सॉल्व किया। तो अभी मैंने आपको टेबल में भी दिखाया, हम इसको लिखते कैसे, इंटरप्रेट कैसे करते हैं। मान लीजिए पहला ब्रैकेट आया, पहले ब्रैकेट में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जी, ये हमारा फर्स्ट ब्रैकेट हो गया, ठीक है। सेकेंड केस में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, लेट्स से अगेन नॉट ई, मैं इनटू नहीं लगा रहा बिकॉज देयर इज अ स्पेस कांस्टेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्योंकि इसमें एफ सॉल्व कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जी। तो अब समझ जाना बीच में कोई साइन नहीं है, मैंने डॉट लगा दिया तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। और लास्ट केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो आप चेक कर सकते हैं, पहले केस में मैंने माना ई सॉल्व करेगा, तो ई के ऊपर नॉट का साइन नहीं है, बाकी दोनों के ऊपर है। सेकेंड केस में एफ कर रहा है, तो एफ के ऊपर नॉट का साइन नहीं है, बाकी दोनों में है, तो मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में लास्ट में ऐड करना है सब केस में। तो अब इसमें हमें सिर्फ फॉर्मूले इंटरप्रिटेशन की वो थी, बाकी सारी वैल्यूज तो यहाँ लिखी हुई हैं, हमने निकाली हुई हैं। तो लेट्स से फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हाफ, नॉट एफ 2/3 प्लस नॉट जी 3/4। ये तो बेसिक है, आप कर भी सकते हैं इसको कैलकुलेशन सॉल्व। सेकेंड केस ब्रैकेट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, तो ये हाफ ही है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दैट इज 1/3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट जी दैट इज 3/4। तो आपको याद रखना है नॉट और कहां पर है। फिर लास्ट केस है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई हाफ इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एफ 2/3
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी, तो जी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4, तो नॉट और आपको वो चेक करना है। तो इसमें 2 से ये 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, तो फर्स्ट में क्या बचा 1/4, ठीक है। इसमें ये 3 से 3 कट गया तो ये बचा 1/8, क्योंकि हाफ इंटू 1/4 बचेगा। यहाँ 2 से 2 कट गया तो 1/12। तो अब तीनों का आप एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ। आपका फाइनल आंसर आएगा 24 डिनोमिनेटर में और 11 न्यूमरेटर में। 4, 8, 12 को एलसीएम लेंगे 24 आएगा। फिर आप नॉर्मल कैलकुलेशन है ये, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, दैट इज 11/24। ये केस था एग्जैक्टली वन ऑफ देम। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बीकॉम में आया हुआ है 1-2 बार क्वेश्चन, बट कॉन्सेप्ट आपको सारा फॉर्मूले से ही है। पहले केस में वो कहते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हमने एटलीस्ट का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, और वन ऑफ देम के केस में हमने स्पेसिफिकली एग्जैक्टली वन ऑफ देम का लगाया। सो ये हमारा जो टॉपिक था ये था हमारा अबाउट दी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। यहां पर हमने मल्टीप्लिकेटिव के फॉर्मूले यूज करके हमने इसको सॉल्व किया। आगे आप इसमें बहुत सारे वैरायटी देखेंगे प्रोबेबिलिटी में, तो बट इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, पहले की प्रोबेबिलिटी के वीडियोस आपको आने चाहिए, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा। थैंक यू सो मच। यू कैन वॉच आउट full playlist of statistics in the playlist. Thank you so much.